11 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द रशिया डिलीवर्स मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर द कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो गाइस ये इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, रशिया ने क्या किया है, फर्स्ट बैच ऑफ मोर रिलायबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल को सप्लाई किया है, ठीक है। और उस न्यूक्लियर फ्यूल का नाम ये TVS-2 है। मतलब सिंपल बात क्या है, देखो आपको पता चला ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब कि यहाँ पे जो पावर प्रोडक्शन होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उस न्यूक्लियर फ्यूल को जो है TVS-2 में ये वेरिएंट होगा उस न्यूक्लियर फ्यूल का जो सप्लाई कर रही है रशिया इस पावर प्लांट को, ठीक है। रशिया क्या कर रही है, ये पावर प्लांट की यूनिट को बिल्डअप कर रही है अंडर द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑफ 1988। और ये जो एग्रीमेंट्स हैं इन्होंने फॉलो किया है 1998 में भी और 2008 में भी, ठीक है। अब ये पढ़ लो न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, वैसे आपको बता चुकी हूँ। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है सो दैट हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को बना सकें, ठीक है। मोस्ट जो कॉमनली न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जो फ्यूज़ होते हैं वो रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ये TVS-2M फ्यूल का सबसे पहले क्या यूरेनियम कैपेसिटी है, इसकी एंटी डेब्रिस फिल्टर प्रोटेक्टिंग फ्यूल है, डब बंडल्स फ्रॉम डेब्रिस डैमेज। डेब्रिस क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है। तो क्या करता है सबसे पहले, क्योंकि हमने देखा कि यूरेनियम क्या है, ये एक न्यूक्लियर एलिमेंट है जिसके थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, मतलब कि जो भी छोटे छोटे पत्थर हो गए उसको आपको फिल्टर नहीं करना पड़ता, उनको पहले ही प्रोटेक्ट करके रखता है ये, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो भी है डेब्रिस, मतलब कि पत्थरों की वजह से अगर अंदर रिएक्टर डैमेज हो सकता है तो उसको भी डैमेज होने से प्रिवेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं जो इंडिया कंट्री है, इंडिया इज करंटली ऑन द सेकंड स्टेज ऑफ इट्स एम्बिशियस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्या है, स्टेज 1 में क्या करना है, स्टेज 2 में क्या करना है, स्टेज 3 में क्या करना है। तो हम जरा धीरे धीरे देखते हैं। स्टेज 1 में हमें क्या करना है, यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम से फ्यूल बनाना है टू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। जो बाय प्रोडक्ट होंगे इसका प्लूटोनियम 239 होगा। इसके अलावा इसको हम हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट, देखो गाइस नॉर्मल वाटर होता है आपके पास H2 होता है और हैवी वाटर होता है D2 होता है, ठीक है। इंडिया ने ऑलरेडी इसके अंदर अपना आत्मनिर्भरता अचीव कर चुकी है, ठीक है। सेकंड में क्या, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है, इसमें प्लूटोनियम 239 को यूज़ करता है जो फर्स्ट स्टेज से यूज़ होता है, मतलब कि यहाँ से जो आएगा अपना प्रोडक्ट उसको एज अ रॉ मटेरियल वो यूज़ करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, फास्ट न्यूट्रॉन को यूज़ करता है टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन द करंट, ठीक है। इसके अंदर कोई मॉडरेटर को यूज़ नहीं करते, देखो जैसे इसमें हमने मॉडरेटर को या क्या यूज़ कर रहे हैं, हैवी वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मॉडरेटर नहीं यूज़ करते, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कूलेंट यूज़ करते हैं, लिक्विड सोडियम को, ठीक है। अब देखो कैसे, इतना आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। देखो स्टेज 1 में एज अ मॉडरेटर और एज अ कूलेंट, कूलेंट मतलब किसी चीज़ को कूल करने के लिए, ठीक है। मॉडरेटर होता है कि किसी रिएक्शन को पूरा करने के लिए बीच में आपको एक इंटरमीडिएट चाहिए होता है, ठीक है। समझ आया, जैसे अगर आप किसी कोई रिश्ता कराते हो तो बीच में इंटरमीडिएट होता है ना, तो उस तरह इंटरमीडिएट ये रिएक्शन कंप्लीट कराता है। तो इधर हैवी वाटर है, ठीक है। स्टेज 2 में आपको कोई इंटरमीडिएट नहीं चाहिए लेकिन कूलेंट चाहिए, और कूलेंट कौन है, लिक्विड सोडियम है, ठीक है। और यूरेनियम 233 इसका फॉर्म्ड होता है, फाइन। अब इसमें क्या, स्टेज 3 में ब्रीडर रिएक्टर हो गया, इसमें थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है। दैट कैन बी रिफ्यूल्ड यूजिंग द इंडियाज थोरियम रिजर्व, जो कि कन्वर्ट किया जाता है टू यूरेनियम 233 इनसाइड द, ठीक है। U33 जो इससे ऑब्टेन्ड होगा फ्रॉम सेकेंडरी विल बी, मतलब कि सिंपल बात क्या है, यहाँ से जो ऑब्टेन हुआ वो इस स्टेज में एज अ रॉ मटेरियल यूज है, और जो यहाँ से ऑब्टेन होगा वो इस स्टेज में रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, फाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, रिच नेशंस पिच क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर इन WTO टॉक्स की फूड सिक्योरिटी। गाइस ये जो हमारी न्यूज़ एग्रीकल्चर सेक्शन के अंदर कवर होगी। अभी क्या मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है, WTO की मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस नंबर 12 चल रही है। तो उसमें क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बोला है कि न्यू इशूज़ हैं जिसको लेके आई, उन पर बोला जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम। हाँ, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने बोला कि पहले में जो पेंडिंग इशूज़ है उन पर फोकस करना चाहिए। जैसे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से जो पुअर नेशन है उनमें अभी भी फूड सिक्योरिटी नहीं है, उनको एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने बोला है कहीं ना कहीं हम क्या करें, कुछ प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कॉमन पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या हमारे कॉमन गोल है लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड है। स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट, ये आपको मैंने ऑलरेडी दे रखा है, मतलब कि सबके सेम गोल होते हैं लेकिन हम किसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोलते हैं उनको 5% सब्सिडी दे देते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को 10% दे देते हैं, वो 10 क्योंकि वो स्पेशल डिफरेंट ट्रीट में हो गया है, जैसे आप डिसेबल पर्सनस को देते हो, ठीक है। वॉज ऑल्सो हाईलाइट। इसके अलावा जो ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, ये इसलिए लेके आते होता है डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज़ में जो इनइक्वालिटीज़ है वो हम पूरी कर सकें, ठीक है।
इसके अलावा क्या क्या इशूज़ है डिफरेंस है डब्ल्यूटीओ में। अब डेवलपिंग नेशन से देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या बोलते हैं, दोनों के अलग अलग इशूज़ हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडी में बोलते हैं डेवलपिंग नेशन बोलते हैं कि हमें नया मेथड लेके आना चाहिए सब्सिडी कैलकुलेट करना, क्योंकि अभी भी बहुत 1988 का कुछ है जिसको यूज़ करते हैं मेथड, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, वो ऐसे जॉइंट प्रपोजल में आने से मना करते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स हैं वो अलाउ करना चाहते हैं, ठीक है, कि वो आए इंटरनेशनल फूड एड में, ठीक है। और ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग एक पॉलिसी टूल है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है टू परचेज स्टॉक पर, मतलब जमा करना, डिस्ट्रीब्यूट फूड व्हेन नीडेड, ठीक है। इसके अलावा क्या डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं कि अगली मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में इसको डिसाइड करेंगे, फाइन। इसके अलावा क्या है, ट्रिप्स वेवर क्या बोलते हैं, जो पेंडेमिक रिस्पॉन्स में जैसे जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम है उन्होंने बोला कि वैक्सीन थेरापेटिक्स पे वेवर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं कि हमें एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस चाहिए, ठीक है, इंक्रीज मार्केट एक्सेस चाहिए। फिर सब्सिडीज़ में पुअर कंट्रीज बोलते हैं कि हमें कुछ सब्सिडी कट चाहिए, ठीक है, जबकि यूरोपियन यूएस बिल्कुल अगेंस्ट है कि डेवलपिंग कंट्रीज को और सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स में क्या बोलता है, डेवलपिंग नेशंस बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, कुछ कंसेंसस प्रिंसिपल और जो भी स्पेशल एंड डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं कि अब हमें और देने की ज़रूरत नहीं है स्पेशल डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, वुड नॉट हेजिटेट टू स्टार्ट वॉर ओवर द ताइवान चाइना, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के यहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे शांग्रीला डायलॉग समिट हुआ सिंगापुर में, तो चाइना ने यूएसए को वार्न किया है ऑफ वॉर इफ ताइवान डिक्लेयर एडेंडेंस, क्योंकि देखो ताइवान के अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, लेकिन चाइना कभी भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानती, वो बोलती है कि ताइवान को हम ऊपर हैं ताइवान, ठीक है। लेकिन क्या है, तो उन्होंने यही बोला चाइना ने कि अगर ताइवान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी तो हम चाइना पे क्या कर देंगे, हम वॉर करने से नहीं घबराएंगे। जैसे रशिया ने यूक्रेन को कर लिया तो उसने ये बोल दिया कि चाइना कि हम वॉर करने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। शांघाई डायलॉग है कि एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें ये डिबेट कर दें कि रीज़न कौन कौन से रीज़न है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ठीक है। ताइवान की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इससे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑफिशियली लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है। हाइवर चाइना कहीं ना कहीं क्या बोलती है, एक इट इज़ अ चाइना सीज इज अ ब्रेक वे प्रोविंस टू बी रीयूनिफाइड विद द मेनलैंड वन डे, दैट इज़ अ वन चाइना प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन चाइना ऐसे बिलीव करती है कि इसको रीयूनिफाई करके वन चाइना प्रिंसिपल के अंदर लाना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी की कॉर्नर स्टोन है सीनो यूएस रिलेशंस का और यूएस के डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ चाइना पोजीशन दैट देयर इज ओनली वन चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है। इस पॉलिसी के अंदर क्या यूएस रिकॉग्नाइज करता है फॉर्मल टाइज विद चाइना रेदर देन द आइलैंड ऑफ ताइवान, मतलब कि अगर यूएस को कोई भी ताइवान के साथ काम है तो वो चाइना के फॉर्मल टाइज बनाता है रेदर देन द ताइवान, ठीक है। हाइवर इस पॉलिसी के पार्ट से यूएस क्या करता है, एक अनऑफिशियल रिलेशन भी ताइवान के साथ बना के रखता है, ठीक है। इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन 2010 से इंडिया क्या कर रहा है, वन चाइना पॉलिसी को यूज़ नहीं कर रहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। और क्या डिस्प्यूट है चाइना के साथ, देखिए एक तो है सेंकाकू दियाओ आइलैंड में जो कि नॉर्थ ईस्ट का ताइवान है, क्लेम किया गया है चाइना जापान और ताइवान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज का कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा पार्सल स्प्रेटले आइलैंड है जो साउथ चाइना सी है, जो चाइना अपना क्लेम करता है, लेकिन और नेशंस भी बोलते हैं कि नहीं भी हमारा भी हक है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज द सीसीपीए इशूज गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी या फिर सोशल इशूज़ के अंडर कवर होगी। अभी के जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो किसके अंडर आता है, अंडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उन्होंने एक गाइडलाइंस नोटिफाई करेंगे किस तरह से जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो मिसलीडिंग है उनको हम खत्म कर सकें और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। सीसीपीए को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। सो दैट जहाँ पे भी अगर कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनको रेगुलेट करती है, या फिर जहाँ पे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं या फिर मिसलीड या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं तो उनके अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। गाइडलाइंस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, जो भी एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश्ड है किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर कोई भी चीज़ वो वायलेट कर रही है, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किस तरह की होती है, वायलेट क्या करती है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, अगर इस तरह की है, ठीक है। राइट टू चूज, राइट टू बी सेफ गार्ड अगेंस्ट पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इस गाइडलाइंस के क्या प्रोविजन है, सबसे पहले क्या है, कंडीशंस फॉर नॉन मिसलीडिंग एंड वैलिड एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि क्या क्या, मतलब कि किसी अगर कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट बना रही है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो मिसलीड तो नहीं कर रही, तो उसकी कंडीशन क्या है, जैसे कोई भी आप सच एज नो मिसलीडिंग बाय एग्जैक्टिंग ऑफ द एक्यूरेसी, साइंटिफिक वैलिडिटी होनी चाहिए, अगर बोल दे गोरा हो रहा है 10 दिन में, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो साइंटिफिक वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो, ठीक है, ये बात है, ठीक है। और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लेम, ठीक है, बोल दो कि यूनिवर्सल हाई चीज़ नहीं, ट्रूथ है नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफाइन एंड प्रोवाइड कंडीशन फॉर द बेट एडवर्टाइजमेंट, देखो
बेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उस तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है किसी भी गुड्स प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो एज अ सेल ऑफर किया जाता है एट अ वेरी लो प्राइस टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, ठीक है। प्रोहिबिट सरोगेट एडवर्टाइजिंग, मतलब कि एन एडवर्टाइजमेंट हुज एडवर्टाइजिंग इट अदरवाइज प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, मतलब कि किसी कंपनी पे ऑलरेडी बैन लगा हुआ है कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकती, लेकिन वो क्या करिए किसी और के थ्रू अपने आप को एडवर्टाइज करी, ठीक है। जैसे सरोगेसी क्या करती है, मतलब कोई अगर कपल खुद बच्चा नहीं पैदा करता तो वो किसी और कपल, किसी और लेडीज, मतलब किसी थर्ड पर्सन का यूज़ करता है, तो उस तरह की एडवर्टाइजिंग सरोगेट एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फ्री क्लेम एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते कोई गुड्स प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिल रहा है कि अगर कंज्यूमर पैकेजिंग, इफ़ कंज्यूमर पे फॉर पैकेजिंग और एनी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है। चिल्ड्रन टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, मतलब ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट को इनकरेज नहीं किया जाएगा जिसमें भी एंड शैल नॉट फीचर एनी पर्सनैलिटी फ्रॉम स्पोर्ट, म्यूजिक और सिनेमा, मतलब कोई भी इसका ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं होगा जहाँ पे प्रोडक्ट्स विच अंडर एनी लॉ रिक्वायर्स अ हेल्थ वार्निंग, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम इनॉग्रेट्स हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस एट भोपाल अहमदाबाद, ठीक है। अब हम करते हैं जो इन स्पेस है दैट इज द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको एस्टेब्लिश किया 2020 में, सो दैट हम क्या कर सके स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सके और इनोवेशन बढ़ा सके, ठीक है। ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। इन स्पेस एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो क्या करता है स्पेस एक्टिविटीज़ और जो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की जो भी फैसिलिटीज़ है उसको अलाउ करता है कि वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बाय नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज़ एज वेल एज प्रायोरिटाइज द लॉन्च मैनिफेस्ट, ठीक है। अब इसको हेड किया जाता है किसके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, जो अप्रूव किया गया बाय अपॉइंटमेंट कैबिनेट ऑफ कैबिनेट। इसमें एक्सपर्ट्स होंगे टेक्निकल अकेडमी इंडस्ट्री से, लीगल एंड स्ट्रेटेजिक फील्ड से, और मेंबर हो कुछ पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। डिसीजन इसका जो भी होगा वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, तो आपको पता ना चाहिए कि इस बॉडी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, ठीक है। ये अब क्या क्या काम करती है जरा, ये क्या करती है जो भी एनजीपीए के फंक्शन दैट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ के जो फंक्शंस हैं उनको ओवरसी करती है, मॉनिटर करती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्पेस एक्टिविटीज़ और इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट वो सब कुछ देखती है, ठीक है। स्पेस में किसको कितना शेयर्स कर मिलना चाहिए, मतलब कितना लैंड मिलेगा या जो भी कौन कितना स्पेस को शेयर करेगा वो सब देखती है, ठीक है। टेम्परेरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, ठीक है। इसके अलावा क्या करती है, इनिशिएट करते हैं कोई भी लॉन्च कैंपेन या लॉन्च, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं स्पेस सेक्टर के, हम क्या करेंगे स्पेस सेक्टर को ओपन अप करेंगे फॉर ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा हम क्या करेंगे इनोवेशन एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करेंगे बाय रिमूविंग रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा हमको स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस और सर्विसेज को वाइडली एक्सेसिबल बनाएंगे थ्रू ईज शेयरिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस फैसिलिटीज़। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ हम पढ़ते हैं 5 कंट्रीज़ इलेक्टेड टू सर्व ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे आपको पता ही कि हर 2 साल बाद क्या होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 टेम्परेरी सीट्स हैं वो बदलती हैं, ये रिलीजन इंटरनेशनल नेशंस में कवर होगी। अब वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी इलेक्ट की गई हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, अभी इंडिया है फिलहाल, ठीक है। इक्वाडर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, 5 कंट्रीज़ के नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। दे आर इलेक्टेड टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर्स अगले 2 साल टर्म 2023 से 24। इंडिया ऑलरेडी 2021 से 23 तक का टर्म संभाल रही है और इससे 5 टर्म कंप्लीट हो जाएंगे जिनका टर्म एंड ऑफ 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको एंड नॉर्वे, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी ऑर्गन इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन, जिसका काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। यूएन चार्टर के अंडर हर एक जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको काउंसिल के डिसीजन के साथ काम करना पड़ता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। जैसे हो गया चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके। नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल टर्म के लिए किए जाते हैं, 10 होते हैं इसमें। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1, ठीक है। इंडिया ने अपना 2 साल का टर्म ऑलरेडी इंडिया 8वीं बार सर्व कर चुकी है और जनवरी 2021 से स्टार्ट कर दिया था। 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं इसका, ऑब्जेक्टिव है इसका नॉर्म्स अचीवमेंट, दैट इज़ अ न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, ठीक है। इसमें ये करना है काउंटर टेररिज्म को और इफेक्टिव बनाना है बाय इंक्लूडिंग अदर एक्टर्स आउटसाइड ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा पीस कीपिंग, जो पीस कीपिंग आपने देखा किस तरह से हम डिफरेंट कंसेप्ट की मिलिट्री भेजती है सो दैट जहाँ कंट्रीज़ में पीस ऑर्डर बिगड़ा हुआ है तो उसको वहाँ पे रिवाइव करके आ सके, ठीक है, बाय मॉडर्नाइजेशन एंड ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्स। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो डिसीजन मेकिंग है उसको और ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक बनाना है थ्रू इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना।
अभी रिलेटेड डेवलपमेंट में जो यूएन जनरल असेंबली है उन्होंने क्या किया, इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म दैट मेंशन कि हिंदी लैंग्वेज फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। इन्होंने क्या किया है, इस रेजोल्यूशन से यूएन एनकरेज होगा कि वो क्या करेगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है इंक्लूडिंग हिंदी, ठीक है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएन की अभी तक, तो आपको पता होना चाहिए, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की पता होना चाहिए। फाइन, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। अब सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि इसका स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं। एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। इसके अंदर कमीशन के अंडर जो इसका कौन कौन रहता है, एक तो CIC होता है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, 10 से कम ही रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। अब उस कमेटी में कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो PM नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ये 3 मेंबर पता होने चाहिए। 2019 में अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का टर्म कितना होगा वो नोटिफाई करेगी, और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का पहले इनके जो टर्म होते थे ऑफिस के 4 या 5 साल वो फिक्स होते थे, लेकिन 2019 में इनके टर्म को क्या कर दिया गया था, मतलब नोटिफाई पे छोड़ दिया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उतना होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडिया ने क्या किया है, एक रिजोल्यूशन था जिसमें ईरान को क्रिटिसाइज़ करा था, तो उससे इंडिया ने अपने आप को निकाल लिया फॉर फ्लोटिंग IAEA रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड अदर प्रोजेक्ट। मतलब IAEA कह रहा था कि हमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को हम चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इंडिया ने इसको अपने आप से बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में स्पेशलाइज UN एजेंसी है, क्रिएट की गई थी 1957 में, ठीक है। सो दैट हम क्या करेंगे, एटम फॉर पीस एड्रेस एट UN जनरल असेंबली 1953, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल फोरम है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन न्यूक्लियर फील्ड, काम करता है किस तरह से न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी को सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज़ लेके आ सको, कंट्रीब्यूटिंग टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। हाँ, इसको नोबल पीस प्राइज भी मिला था 2005 में। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है UN ट्रेजरी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 कंट्रीज ऑन द मॉनिटरिंग लिस्ट विद रिगार्ड टू करेंसी प्रैक्टिसेस। मतलब कि क्या है, जबकि अपनी कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो कहीं क्या होता है USA की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में होता है, क्योंकि कहीं कंट्रीज क्या करती हैं, जैसे चाइना स्पेशली करती है, अपनी करेंसी को क्या करती रहती है, डेप्रिशिएट करती रहती है जानबूझ के, सो दैट वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये लेवल होता है जो USA गवर्नमेंट देती है किसी कंट्रीज़ को, अगर उसे लगता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री जानबूझ के अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर रही है, अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस कर रही है, डिवैल्यू कर रही है, ठीक है, अगेंस्ट द डॉलर। एन इकोनॉमी मीटिंग 2 ऑफ द 3 क्राइटेरिया प्लेस्ड ऑन द मॉनिटरिंग लिस्ट। USA कब किसी कंट्री की करेंसी को मॉनिटरिंग लिस्ट में लगता है, जब उसे ऐसी कुछ 2 या 3 चीज़ें फील होती हैं। अगर तो उसका USA के साथ ट्रेड सरप्लस है, फिर भी उसका कैसे डिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है इंडिया को USA से ट्रेड करके हमेशा प्रॉफिट रहता है, हाईवर इंडिया को ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट रहता है, लेकिन USA के साथ ट्रेड सरप्लस रहता है, ठीक है। अब मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस इक्वलेंट टू एटलीस्ट 2% ऑफ GDP ओवर 12 मंथ, ठीक है। इसके लिए वन साइडेड इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर उसको कहीं ये 2-3 चीज़ों में डाउट लगता है तो ये ऐसे उस कंट्री की करेंसी को मॉनिटरिंग लिस्ट में रख लेती है। फाइन, नेक्स्ट है नेशनल। और आपको पता है कि काफ़ी दिनों से क्या है, इंडिया की जो करेंसी है वो गिर रही है अगेंस्ट डॉलर, ठीक है, तो इसलिए इंडिया की करेंसी को मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, अभी का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने कर्टेल किया टेन्योर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के CEO का, ठीक है। नेट ग्रिड का एम यही है कि हमें क्या करना है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसको डेवलप करना है, सो दैट इंडिया का जो काउंटर टेरर कैपेबिलिटी उसको एनहेंस कर सके। ये आई थी जब 26/11 अटैक हुआ था, और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था 2010 में। इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था एज अ सीमलेस एंड सिक्योर डाटाबेस फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन टेररिस्ट, इकोनॉमिक्स, क्राइम्स एंड सिमिलर इंसिडेंट। ये काम करती है सो दैट रियल टाइम डाटा को ट्रैक कर सके एंड असेस टू क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन लाइक इमिग्रेशन, बैंकिंग, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, एयर एंड ट्रेन ट्रेवल, ठीक है। नाटरी का जो डाटा बेस है वो कुछ एजेंसीज के पास रहता है, इंक्लूडिंग CBI, एनफोर्समेंट, ED हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, ठीक है, DRI हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब के पास रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अलग, नेक्स्ट न्यूज़ है यूज़ एंड फाइल प्रोसीजर। अभी क्या जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने यूज़ एंड फाइल प्रोसीजर को एक्सटेंड किया है, सो दैट हम क्या कर सकें, लाइफ इंश्योरेंस को ऑथराइज कर सकें टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स विदाउट प्रायर अप्रूवल, ठीक है। इससे पहले भी IRDA ने क्या कह रहा है, इस तरह से सिमिलर रिलैक्सेशन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को एक्सटेंड की गई थी और जनरल इंश्योरेंस कवर गई। इसके बेनिफिट्स क्या होगा, ऑफकोर्स अभी काफ़ी लोग ईजिली इंश्योरेंस नहीं कराते, तो इससे क्या हम एमर्जिंग मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं।
जो पॉलिसीज़ कराते हैं उनको और चॉइसेस दे सकते हैं, और इंश्योरेंस ज़्यादा ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है फास्ट रेडियो बर्स्ट, ठीक है। अभी देखो फास्ट रेडियो बर्स्ट होते क्या हैं, अभी क्या होता है, कुछ रेडियो वेव्स के थ्रू वो ब्राइट बर्स्ट होते हैं जिनकी ड्यूरेशन मिली सेकेंड्स में होती है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है, मतलब कि हम क्योंकि मिली सेकेंड में हो भी जाता है तो हमें पता नहीं चलता कब हुआ है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड डिटरमिन देयर पोजीशन इन द स्काई, ठीक है। रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कैसे हो सकती है, बाय एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओरिजिन अभी भी इसका अननोन है, बट तेरी जो अपीयरेंस होती है वो भी अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक रिपोर्ट किया है फास्ट रेडियो बर्स्ट किया, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल अदर FRBs प्रीवियसली डिटेक्टेड, मतलब कि जितने भी आपने FRBs अभी तक प्रेडिक्ट किए हैं एस्ट्रोनॉमर्स ने, उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है जो अभी रिपोर्ट किया, ठीक है। पहला FRB डिस्कवर किया था 2007 में। नेक्स्ट है ब्राउन कॉटन। ब्राउन कॉटन को कांडू भी बोलते हैं। इट इज़ अ लोकल टू कर्नाटका कॉटन की वैरायटी दैट इज़ रिकॉग्नाइज फॉर इट्स नेचुरल ब्राउन कलर। ब्राउन कॉटन कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मतलब सिर्फ उस रीजन में होता है जहाँ सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट होता है, रेन पर वैरायटी ऑफ कॉटन दैट इज़ वेल सूटेड फॉर साउथ इंडियन एनवायरमेंट। नेचुरल ब्राउन कॉटन होते हैं, पेस्ट ड्राउट रेजिस्टेंट होती हैं। ब्राउन कॉटन का एंटायर जो डाइंग प्रोसेस होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है, डाई ट्रीटमेंट्स को लिमिट किया जाता है, लेस यूसेज ऑफ वाटर होता है, लेस वेस्ट वाटर होता है, लेस कंजप्शन ऑफ केमिकल्स होता है। फैब्रिक इज ऑल्सो नॉन एलर्जिक एंड एक्सीलेंट यूवी सन प्रोटेक्शन इसमें प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट है एमिलोइडिस। एमिलोइडिस एक रेयर डिजीज़ होती है जब ऑकर होते हैं व्हेन एन अबनॉर्मल प्रोटीन जिसको एमिलोइड होते हैं वो किसी के एक ऑर्गन में बिल्डअप हो जाता है और वहाँ के शेप और फंक्शनिंग को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। इट मे बी सेकेंडरी टू अ डिफरेंट हेल्थ कंडीशन और कैन डेवलप एट अ प्राइमरी कंडीशन, मतलब एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी किसी भी कंडीशन की तरह डेवलप हो सकता है। ये कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो सकते हैं, कैन बिल्ड इन द ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्प्लीन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है, ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। कोज क्या है इसका वो भी अभी भी अननोन है। देर आर ऑल्सो डिफरेंट एमिलॉइड दैट आर, इसके अलावा और भी एमिलॉइड्स होते हैं दैट आर प्रिवेलेंट, जैसे लाइट चेन हो गया, ए डायलिसिस रिलेटेड एंड ट्रांसलेथाइन। नेक्स्ट है क्लोनिडिस फैंटासिटिकस। इसका मतलब क्या होता है, फैंटास्टिक जैंट टॉर्टोइस। कॉमनली से फर्नेडियन आइलैंड गोल्ड कोस्ट भी जॉइंट टॉर्टोइस बोलते हैं। इस स्पीसीज को सो फार नोन ओनली फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल कलेक्टेड इन 1906। अभी ये जॉइंट टॉर्टोइस है जिसको 2019 में लाइव पाया जाता था, माना जाता था वो इस स्पीसीज की क्लास से बिलोंग करता है। आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है। यहाँ पैसिफिक ओशन में चीनो आइलैंड्स में ये पाया जाता है, गैलापेगो आइलैंड जो कि इक्वेटर का पार्ट है। ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। कुछ प्लेसेस थे न्यूज़ में हम देख लेते हैं एंड दिस इज द लास्ट न्यूज़। जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल हरारे है, यहाँ पे इन्फ्लेशन 130% बढ़ गई है। बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है इन साउथ में सेंट्रल अफ्रीका, बॉर्डर बाय बोट्सवाना ऑन वेस्ट, नॉर्थ में जाम्बिया है, इसमें मोजाम्बिक है और साउथ में साउथ अफ्रीका है। लेक करीबा यहाँ का वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्वर है, लॉन्गेस्ट रिवर जाम्बेजी है, हाईएस्ट पॉइंट माउंट इनांगी है। नेक्स्ट है वैले दो जवारी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट पे बोलते हैं। रिसेंटली ब्रिटिश जर्नलिस्ट है वो यहाँ पे गए थे पर वो मिसिंग पाए गए फ्रॉम वैले डो जवारी। वैले डो जवारी एक ब्राज़ीलियन अमेजोन रेन फॉरेस्ट का पार्ट है, बॉर्डर बनाता है बिटवीन ब्राज़ील एंड पेरू, ठीक है। इट इज़ होम टू द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आइसोलेटेड ग्रुप्स इन द अमेजोन एंड वर्ल्ड हैविंग 14 डिफरेंट इंडिजीनियस ट्राइब, ठीक है। ये इंटरनेशनल कोकेन ट्रैफिकिंग रूट में पड़ता है और यहाँ पे वायलेंस, इलीगल गोल्ड, मतलब ये सबकी जो होती रहती हैं, गोल्ड की चोरी, पोचिंग। मेन रिवर यहाँ जवारी है जो कि अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, पाल्डोर क्यूक्सो, ठीक है। तो गाइस यहाँ जो 10 जून के डेली करंट अफेयर्स हैं, 10th में नहीं, हाँ 10 जून के डेली 11th के हैं, हमने 11th के किए ना ये, यस 11 जून के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।